Hello, students. So let's start the next chapter, that is health and hygiene. तो आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो है आपका हेल्थ और हाइजीन. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हेल्थ इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हेल्थ हमारे लाइफ का सबसे ही मेन पार्ट है. ठीक है. एवरीथिंग अराउंड अस लुक्स ब्यूटीफुल. हमारे आसपास सभी चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं तब जब हम हेल्दी होते हैं. वी कैन ओनली रिमेन फिट एंड हेल्दी इफ़ वी हैव अ प्लीजेंट एंड क्लीन सराउंडिंग. और हम हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहे और क्लीन रहे, प्लीजेंट रहे. ठीक है. जैसे आपको ये डायग्राम में आप इस एनवायरनमेंट को देखो, कितना सुंदर एनवायरनमेंट है. चारों तरफ ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं. ठीक है. रोड्स देखो कितनी साफ़ सुथरी है. तो इस तरह का एनवायरनमेंट में अगर हम रहें तो हम हेल्दी हैं. ठीक है. हेल्थ मेनली डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच वी आर फ्री फ्रॉम द डिजीज़. हेल्थ वो स्टेट है जब हम हर तरह की डिजीज़ से फ्री होते हैं, यानी कि हमें जब किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं है तब हम हेल्दी हैं. ए गुड हाइजीन मेक अस हेल्दी. और हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? गुड हाइजीन, साफ़ सफाई की आदत. वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर सराउंडिंग्स. हमें हमेशा अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. बिकॉज अ बैड एंड अनक्लीन सराउंडिंग गिव राइज टू मेनी डिजीज. क्योंकि अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट गंदा है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे गंदगी है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जर्म्स आते हैं जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर मेनी पर्पजेज़. वाटर का यूज़ हम लोग बहुत से पर्पज़ में करते हैं. द वाटर विच वी यूज़ फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग रिजल्ट्स इन वेस्ट वाटर. अब यही जो वाटर है जो हम अपने डिफरेंट यूज़ के लिए, डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, यही वाटर जो है वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है हमारे घरों से. हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट वाटर. अब ये जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उस वेस्ट वाटर का क्या करना है, उसको कहाँ रखना है ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे. द वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस और फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड. और ये जो वेस्ट वाटर निकल रहा है इसको हमें कहीं एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि जब ये वाटर एक जगह पे इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स पनपने लगते हैं. इफ़ देयर आर नो प्रॉपर ड्रेन्स, मेक अ सोकेज पिट फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर. अगर हमारे पास ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, हमारे पास पानी बहाने के लिए ड्रेनेज नहीं है. ड्रेनेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके घर का सारा वाटर सीवर के माध्यम से जुड़ा होता है, जो वो पानी कहीं ना कहीं सीवर से होके कहीं दूर निकल जाता है. लेकिन अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो फिर क्या करोगे? तब आप बनाओगे एक सोकेज पिट. ये आप यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये एक सोकेज पिट है. ठीक है. अब इस सोकेज पीट के सिस्टम को हम लोग पढ़ा जाएगा कि हाउ टू मेक अ सोकेज पीट. कैसे एक सोकेज पीट को हम लोग बनाएंगे. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट प्लेस टू डिस्पोज द वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए एक अच्छा सा प्लेस अपना देख लेना है. डिग इन अबाउट 1 मीटर डीप एंड 1 मीटर वाइड. और हमें 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा जो है बना लेना है. ठीक है. इसके बाद मेक द बेस पोरस बाय एडिंग पीसेस ऑफ ब्रिक्स एंड सैंड एट द बेस ऑफ द पीट. दिस हेल्प टू सोक वाटर. अब जो गड्ढा हमने ये बनाया है, ठीक है, यहाँ नीचे इसका जो बेस होता है, जो पेंदी होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करना है? ब्रिक्स मतलब पत्थर के टुकड़े और बालू उसमें भर देना है ताकि वो वाटर जो उसमें आए उसको क्या करे? वो सोख ले, मतलब उसको वो अंदर मिट्टी तक ले जाए.
कवर द टॉप ऑफ द पिट विथ अ स्लैब ऑफ सीमेंट। और गड्ढे का जो ऊपरी टॉप होता है उसको सीमेंट की स्लैब से, सीमेंटेड ढक्कन होते हैं उससे हम लोग को उसको कवर कर देना है। Hence the waste water can be disposed of by making a soakage pit। और इस तरह से जो वाटर हमारा निकलेगा घर से वो उस गड्ढे में जाएगा और उसमें नीचे जो है सोख लिया जाएगा उसको। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बाथरूम, किचन एंड लैट्रिन कैन बी कलेक्टेड थ्रू अ ड्रेन। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम ड्रेन के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द किचन गार्डन। इसका यूज हम लोग प्लांट्स में वाटर करने के लिए और किचन गार्डन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन कैन नॉट डू हिज नॉर्मल डे फंक्शन। डिजीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कोई व्यक्ति अपना फंक्शन को नॉर्मली नहीं कर पाता है। जो अपनी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं अगर उसको डिजीज़ है तो वो सही से नहीं कर पाता है। मीन्स डिजीज़ डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को डिजीज़ होती है तो उसकी नॉर्मल जो लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। नाउ कॉज ऑफ डिजीज़। अब इस डिजीज़ के क्या कॉज हैं, इसके क्या कारण हैं? तो देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के बहुत सारे कारण हैं। इट्स मेन कॉज इज़ द जर्म्स। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? जर्म्स है। जर्म्स आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड बॉर्न इन द अनक्लीन सराउंडिंग। अब ये जर्म्स आते कहाँ से हैं? ये जर्म्स एक तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये वहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट अनक्लीन है, मतलब गंदा है, डर्टी है। These germs cause disease in us when they get enter in our body by the food we eat or water we drink। और ये जो जर्म्स होते हैं ये हमारे बॉडी में आते हैं फूड के माध्यम से, जो फूड हम खाते हैं या फिर वाटर के माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन गार्बेज ऑन द रोड साइड। आपने रोड के साइड में कई बार गार्बेज को देखा होगा। और मे बी नियर टू योर हाउस, या अपने घर के आसपास भी आप देखे होंगे। दिस गार्बेज विच इज़ अनकवर्ड इज़ अ पेपर होम ऑफ द प्रॉपर होम ऑफ द जर्म्स। और यही जो गार्बेज हैं ये जर्म्स के घर होते हैं। ठीक है, जर्म्स यहीं पे रहते हैं। दी जर्म्स ब्रीड हियर। जो जर्म्स होते हैं यहाँ पे ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब होता है अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं वहाँ पे। यू ऑल्सो हैव सीन अनकवर्ड ड्रेन्स और पिट्स इन विच वाटर स्टैंड्स। और आपने अनकवर्ड ड्रेन्स को भी देखा होगा, जो ऐसी नालियों को देखा होगा जो खुली होती हैं, और या तो ऐसे गड्ढों को देखा होगा जहाँ पे जो खुले होते हैं और उसमें पानी इकट्ठा होता है। दिस टाइप ऑफ वाटर विच इज़ कलेक्टेड इन द पिट्स और ड्रेन्स इज सुटेबल होम फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटो। और ऐसे पानी जब कोई पानी किसी जगह पे गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे फ्लाइज और मॉस्किटो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। वो सबसे अच्छा घर हो जाता है फ्लाइज और मॉस्किटोज़ के लिए। ठीक है, और मॉस्किटोज़ कितने हानिकारक हैं, कितने हार्मफुल होते हैं वो तो आप जानते ही हो। Hence, to remain healthy, we should always clean our homes and surrounding। और इसीलिए हमें अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के क्षेत्र को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। These germs cause so many diseases. Some are diarrhea, dysentery, typhoid and cholera। यहाँ पे जो नाम है इस नेम को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस नेम का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डायरिया, डिजेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा।
ठीक है। मलेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाई अनक्लीन सराउंडिंग्स। मलेरिया भी हमारा जब उसी से होता है जब हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं होता है, ठीक है। नाउ डिजीज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर। अब डर्टी वाटर की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर। तो वाटर डिजीज कब होता है? जब हम लोग कंटेमिनेटेड का मतलब होता है खराब वाटर या डर्टी वाटर, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर। तो जब हम डर्टी वाटर और कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ कर लेते हैं तो हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ का चांसेस बढ़ जाता है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज मेनी टाइप्स ऑफ डायरियल डिजीज़, ठीक है। तो अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उससे बहुत सारे डायरियल डिजीज़ जैसे कॉलरा, टाइफाइड एंड डिजेंट्री, ये सब डिजीज़ हमको होने के चांसेस रहते हैं। वाटर रिलेटेड डिजीज़ कॉज 3.4 मिलियन डेथ ईच ईयर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वाटर की वजह से हर साल 3.4 मिलियन डेथ्स लोग मर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 3.4 मिलियन का मतलब होता है लगभग 30 लाख लोग हर साल, ठीक है, क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, ठीक है। नाउ डायरिया। डायरिया इज डिफाइंड एज द पासेज ऑफ 3 or more लूज और लिक्विड स्टूल पर डे। डायरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम जान पाएंगे किसी को डायरिया हुआ है? अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, या लिक्विड स्टूल हो रहा है, ठीक है, टॉयलेट स्टूल मतलब लिक्विड टॉयलेट स्टूल हो रहा है, टॉयलेट हो रहा है उसको, तो हम उसको बोलते हैं कि उस व्यक्ति को डायरिया हुआ है। फ्रेक्वेंट पासिंग ऑफ फॉर्म्ड स्टूल इज नॉट डायरिया। लेकिन अगर फ्रेक्वेंटली अगर किसी को फॉर्म्ड स्टूल हो रहा है, स्टूल मतलब फॉर्म मतलब बंधी हुई स्टूल हो रही है, इज़ नॉट अ डायरिया, तो ये डायरिया नहीं है। नॉर इज़ द पासिंग ऑफ लूज पेस्टी स्टूल्स बाई ब्रेस्ट फेड बेबीज। नो तो ये बेसिकली यही बोल रहा है कि डायरिया क्या होता है। डायरिया वो है जब आपको लूज मोशन हो रहे होते हैं, ठीक है, और तो इसको हम लोग डायरिया की कंडीशन देते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायरिया। अब डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला, इन्फेक्टेड इन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उससे ये रिलेटेड होता है, उसको ये जो है अफेक्ट करता है। विच कैन बी कॉज्ड बाई अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिल करके इसको, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वायरल एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, या तो वायरल होते हैं, वायरल का मतलब जो एक से दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं, या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे के बॉडी पे रह करके जिंदा रहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर, और इनका जो इन्फेक्शन होता है जब हम कंटेमिनेटेड फूड मतलब ख़राब खाना और वाटर जो है ड्रिंक कर लेते हैं या खा लेते हैं, तब हमें ये डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। या ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और रिजल्ट ऑफ पुअर हाइजीन, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हो जाते हैं कभी कभी, या अगर हम गंदगी से रह रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। डायरिया दैट लास्ट सेवरल डेज कैन लीव द बॉडी विदाउट द वाटर एंड साल्ट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। अगर डायरिया किसी को व्यक्ति को 2-4 दिन तक 5 दिन तक लगातार हो जाए, कई दिनों तक, तो उससे हमारे बॉडी में वाटर ख़त्म हो जाता है और साल्ट ख़त्म हो जाता है। वाटर और साल्ट जो है, ये दोनों चीज़ें हमारे बॉडी के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज़ कॉज्ड बाय डर्टी फूड। फूड बॉर्न डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड। अब ये जो फूड वाली जो डिजीज़ है ये तब होती है जब हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं। Many different disease causing microbes or pathogens can contaminate the food। और ये जो हमारा फूड है इसको ख़राब कौन करता है? इसको ख़राब करने वाले होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स वो होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये भी जीव होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। तो फिर ये कैसे दिखाई देंगे? ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो ऐसे पैथोजेंस क्या होते हैं? इन्हीं माइक्रोब्स को जो डिजीज़ फैलाते हैं उसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ख़राब होते हैं। जो ख़राब वाले माइक्रोब्स होते हैं उसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक, ये हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं और बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। Most food-borne diseases are infections caused by variety of bacteria, viruses and parasites। अब ये जो food-borne disease होता है ये भी आपके पैरासाइट से होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वायरस से होते हैं और बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ये सभी मिल करके जो है फूड बॉर्न डिजीज़ क्रिएट करते हैं। अदर डिजीज़ आर पॉइजनिंग caused by harmful toxins or chemicals that have contaminated food। और कभी कभी अदर जो डिजीज़ होते हैं वो होता है पॉइजनिंग। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो कुछ टॉक्सिन्स चले आते हैं भोजन में, ठीक है, या कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फूड को जहरीला बना देते हैं। और वो फूड अगर आप खा लेते हो तो फिर वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। उसकी वजह से पूरे बॉडी में जहर जो है पॉइजन फैल जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। मतलब अगर ये फूड बॉर्न डिजीज़ होती है तो उस व्यक्ति के क्या, उसको कैसे पहचाना जाएगा, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहला है इलनेस। फूड बॉर्न इलनेस आर डायरिया एंड वोमिटिंग टिपिकली लास्टिंग 1 to 7 days। तो इसमें क्या होता है, डायरिया होगा और दूसरा आपको वोमिटिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स क्या हैं, जैसे माइट इंक्लूड एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में दर्द हो जाएगा, नौसिया, फीवर, जॉइंट बैक एच एंड फैटिग। तो इसमें क्या होगा, आपका जी मिचलेगा। नौसिया मतलब जी मचलना, लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। फैटिग मतलब उसमें आपका चक्कर वक्कर आएंगे, जॉइंट बैक होगा, फीवर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके।